हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज आप लोग देखेंगे कि जो 12वीं क्लास का इंग्लिश का जो पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको पहले इंग्लिश फिर हिंदी, यानी कि इंग्लिश के बाद हिंदी ही बताया जाएगा। एक एक सेंटेंस का हिंदी आपको बताया जाएगा। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश का रीडिंग लगाना आता है लेकिन उसका हिंदी नहीं निकाल पाते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए यह बहुत ही जरूरी है, उनके लिए यह बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आप लोग आइए ध्यान दीजिए कि कैसे इंग्लिश पढ़कर उसका लाइन बाय लाइन हिंदी समझा जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पाठ है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों को लाइन बाय लाइन हिंदी बताया जाएगा। एक सेंटेंस का हिंदी आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे, इसमें क्वेश्चन यहाँ पहला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला पैराग्राफ, मोहनदास करमचंद गांधी, बर्थ 1869, डेथ 1948, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, बर्थ मतलब जन्म 1869 एंड डेथ मतलब मृत्यु 1948। जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। यानी फिर से देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, बर्थ 1869, डेथ 1948, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 1869 और मृत्यु 1948। जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जो एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। यानी कि कह रहा है वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी कि जो एक राजनेता के तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। यानी कि महात्मा गांधी किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, वो आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. Successfully मतलब सफलतापूर्वक, truth मतलब सच्चाई, सच, non-violence अहिंसा, चीफ मतलब मुख्य, weapon मतलब हथियार, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ यानी विरुद्ध, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यानी कि गांधी जी ब्रिटिश के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। एंड
एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। फ्रॉम 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics, यानी वह 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति पर हावी रहे। यानी कि कह रहा है फ्रॉम 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics, मीन्स वह 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति पर हावी रहे। मतलब हावी रहने का मतलब है कि 1915 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने पॉलिटिक्स को कभी नहीं छोड़ी, है ना। उसके बाद देखिए he died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। वह यानी कि गांधी जी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या हो गई। यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में एक कट्टरपंथी के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हो गई, यानी कि कर दी गई। His autobiography My Experiments with Truth करा है कि his autobiography My Experiments with Truth and the numerous articles that he wrote for Young India, ध्यान देंगे, his autobiography My Experiments with the Truth and the numerous articles that he wrote for Young India, यानी कि उनकी आत्मकथा My Experiments with Truth, उनकी एक आत्मकथा है My Experiments with Truth, और उन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे and the speeches that he delivered on different occasions, और विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिए, यानी कि महात्मा गांधी विभिन्न अवसर पर, यानी कि जब जब उनको मौका मिलता था, अवसर मिलता था, तब तब वह जगह जगह पर जाकर भाषण देते थे। Revere him not only as an original thinker but also as a great master of arts, arithmetic English, यानी कि वे सब उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में प्रकट करते हैं। यानी कि महात्मा गांधी जगह जगह पर जाकर भाषण देते हैं, ठीक है। अब और वे सब उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में प्रकट करते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी in this extract Indian civilization and culture, Gandhi ji talks about the sound foundation of Indian civilization, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए एक निबंध का अंश है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, उसी का यह छोटा सा अंश है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश,
ठीक है। तो महात्मा गांधी के द्वारा एक लिखा गया क्या है, लेख है, जिनमें से यह इस एक्सट्रैक्ट को यानी छोटा सा अंश को लिया गया है, जिसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। यह क्या है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक लेख है, उसका एक छोटा सा अंश है, जिसमें गांधी जी भारतीय सभ्यता के ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। अब यहां से आप देखेंगे, which has successfully withstand the passage of time, जिसने समय के बदलाव का पूरी दृढ़ता से सामना किया है। यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वह समय के बदलाव के साथ पूरी साहस के साथ यानी हिम्मत के साथ सामना किया है। The Western civilization, which has the tendency of privileged materiality, cannot match the Indian civilization, the elites of moral being, यानी कि भौतिकता को पोषित करने वाले पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता को बढ़ावा देने वाली भारतीय सभ्यता से कोई तुलना नहीं है। यानी भौतिकता को पोषित करने वाली पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता को बढ़ावा देने वाले भारतीय सभ्यता से कोई तुलना नहीं है। I believed that the civilization India has evolved, मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है is not to be beaten in the world, वह दुनिया में अपराजय है। जैसे कहने का मतलब है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है वह पूरे दुनिया में अपराजय है, मतलब वह कभी मिटने वाला नहीं है, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसके बाद है nothing can equal the seeds sown by our ancestors, यानी कोई भी चीजें हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों के बराबरी नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी देश चाहे जितना भी वेस्टर्नाइज हो जाए, कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन हमारे देश के जो पूर्वज लोग हैं, जो पूर्वज हैं, उन्होंने जो बीज बोया है उसकी बराबरी कोई भी देश या किसी भी देश की सभ्यता नहीं कर सकती। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, रोम गुजर गया मतलब रोम भी चला गया, ग्रीस ने वही भाग्य साझा किया। द माइट ऑफ द फारस वाज ब्रोकन, फारस की ताकत टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमी हो गया। जैसे कहने का मतलब है कि रोम भी चला गया, ग्रीस की ताकत खत्म हो गई और जापान भी पश्चिमी हो गया। पश्चिमी होने का मतलब पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। अब चाइना, नथिंग कैन बी सेड, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड ऑफ द फाउंडेशन, लेकिन भारत किसी न किसी तरह नींव पर टिका रहा, लेकिन भारत किसी न किसी तरह नींव पर टिका रहा। कहने का मतलब है कि रोम भी चला गया, ग्रीस की ताकत खत्म हो गई, जापान भी वेस्टर्नाइज हो गया मतलब जापान भी पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, लेकिन भारत किसी न किसी तरह से अपने नींव पर टिका रहा। यहाँ है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेख से अपने सबक सीखते हैं। कहाँ के लोग?
यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेख से अपने सबक सीखते हैं। Which exists no longer in their former glory, जो अब अपने पुराने वैभव में अस्तित्व में नहीं है। In trying to learn from them, the Europeans imagine, उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं that they will avoid the mistakes of Greece and Rome, such is the pitiable condition, कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। ऐसी दयनीय स्थिति है। जैसे कहने का मतलब है कि देखो यहाँ है कि जो यूरोपीय लोग हैं, यूरोपीय लोग क्या करते हैं, यहाँ है यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेख से अपने सबक सीखते हैं। Which exists no longer in their former glory, जो अब अपने पुराने वैभव में अस्तित्व में नहीं है। In trying to learn from them, the Europeans imagine, उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। ऐसी दयनीय स्थिति है। आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वह रोम और ग्रीस की गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं। तो यह था लेसन 1 का लाइन बाय लाइन हिंदी। अब ये पहला पैराग्राफ था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे पैराग्राफ के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।